बहुत बहुत बधाई। जो विजय आपने प्राप्त किया है दिल्ली में, ये सचमुच ऐतिहासिक विजय है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि पूरे देश में आम आदमी पार्टी के विजय की चर्चा है। कुछ लोग कह रहे हैं ये चमत्कार है, कुछ लोग कह रहे हैं कि एक ऐसा एक एक्सपेरिमेंट है जो भारतीय राजनीति का चेहरा बदल देगा। आप कैसे देखते हैं इसको? धन्यवाद निखिल भाई। एक रोमांच का अवसर है। इतने वर्षों से जिस क्षण का इंतजार किया था, कुछ उसकी एक छोटी सी झलक दिखाई दे रही है। इससे उत्साह है, रोमांच है, आशा है, लेकिन थोड़ी सी हैरानी भी है। आपने ऐतिहासिक विजय शब्द इस्तेमाल किया। मजे की बात यह है कि टेक्निकली हम तो जीते नहीं, हम तो नंबर 2 पे हैं। और मैं पिछले 3-4 दिन से हैरान हूं कि आज तक भारत के इतिहास में किसी भी पार्टी को जो टेक्निकली रनर अप रही हो, उसको इस तरह का अटेंशन नहीं मिला। और मैं सोचता रहा आखिर क्या है इस विजय में, जिसे हम विजय कह रहे हैं। ये एक तकनीकी रूप से हमें बहुमत नहीं है, हम नंबर 1 पे भी पार्टी नहीं आए हैं, लेकिन कुछ एक हुआ है। और मैं समझता हूं वो हुआ है जो वो ये है कि एक नैतिक विजय हुई है, एक राजनैतिक ब्रेक थ्रू मिला है। नैतिक विजय इस मायने में कि आम लोगों को जो लगता था कि राजनीति में कुछ अच्छा हो नहीं सकता, आम आदमी उसमें घुस नहीं सकता, ये तो क्लोज डोर का बंद कमरा है, हमें बाहर बैठ के बस हाथ जोड़ना पड़ेगा, उन्हें कहीं विश्वास मिल रहा है कि हम अंदर घुस सकते हैं, आम आदमी कुछ कर सकता है। एक राजनीतिक ब्रेक थ्रू है। मतलब कि इतने समय से जिस देश भर के जन आंदोलनों को, देश में जो विकल्प की तलाश कर रहे थे उन लोगों को, जो लगता था कि ये राजनीति असंभव है, इसमें अच्छे से अच्छा आंदोलन वाले लोग लड़ेंगे तो उनका तो जमानत जब्त हो जाएगा, उनको आज आशा बंधी है। तो ये जो आशा है, ये जो संभावना है, इसने एक उत्साह पूरे देश भर में पैदा किया है, एक ऊर्जा का संचार किया है जो मेरी अपनी कल्पना से बाहर था। योगेंद्र भाई, एक आत्मविश्वास जो सच्चे कार्यकर्ता है उनको मिला है, लेकिन पार्टी बनाना, चुनाव लड़ना ये कोई आसान बात नहीं है। ऐसी कोशिशें तो इस देश में बहुत बार हुई है, लेकिन वो कामयाब होते नहीं दिखाई दिए। लेकिन आम आदमी पार्टी का आपका जो ये प्रयोग है, ये एक्सपेरिमेंट है, वो मुझे लगता है कामयाब हुआ है और इसके लिए लोग उसके बारे में बोल रहे हैं। लेकिन ये पूरा एक्सपेरिमेंट, पार्टी बनाना, चुनाव लड़ना, चुनाव में जो खर्चा है वो लिमिट में रखना, ये सारी बात आपने कैसे की? निखिल भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसके कई प्रयोग हुए और मैं तो स्वयं ऐसे पुराने प्रयोगों में शामिल था जो असफल रहे। 2004 में लोक राजनीति मंच का, पीपल्स पॉलिटिकल फ्रंट का प्रयोग हुआ। 2009 में लोक राजनीति मंच का प्रयोग हुआ। देश के बहुत प्रतिष्ठित लोग उससे जुड़े, राजेंद्र सच्चर, कुलदीप नैयर, अरुणा रॉय, कई मायनों में मेधा दी, कई लोग उससे जुड़े, लेकिन ये प्रयोग सफल नहीं हो पाए। मुझे लगता है कि 4 ऐसी चीजें थी जो पुराने प्रयोग में नहीं थी, जो कि इस बार की गई। पहली बात और सबसे बड़ी बात, एक न्यूनतम स्केल होता है राजनीति का। जैसे बिजनेस का एक न्यूनतम स्केल होता है, आप सिर्फ एक ट्रक बनाने वाली फैक्ट्री नहीं बना सकते, आपको साल में 500 ट्रक बनाना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से आप किसी 4 क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ सकते। एक न्यूनतम आकार है कि एक पूरे राज्य में आप चुनाव लड़ेंगे। और ये हमने फैसला किया कि दिल्ली में अगर लड़ेंगे तो पूरी 70 की 70 कॉन्स्टिट्यूएंसी पे लड़ेंगे और जम के लड़ेंगे। दूसरा जो परिवर्तन था वो ये कि आमतौर पे जन आंदोलन किसी एक वर्ग के आंदोलन बन जाते हैं, मजदूर के, आदिवासी के, दलित के। और चुनावी राजनीति, आप चाहे कितना भी दलित वर्ग हो, चाहे कितना भी शोषित हो, एक वर्ग की राजनीति नहीं कर सकते, आपको क्रॉस सेक्शनल अलायंस करना होगा। हमने आम आदमी पार्टी में सीखा, वाल्मीकि से लेकर दिल्ली के व्यापारी तक सबको जोड़ने का प्रयास किया, रेडी पटरी वाले भी, ऑटो वाले भी, और उधर विद्यार्थी, बुजुर्ग और सब तरह के लोगों को जोड़ने की कोशिश की। तीसरी चीज, आमतौर पे आंदोलन एक मुद्दे के आंदोलन होते हैं। कोई एक मुद्दा उठाते हैं, चाहे वो विस्थापन का मुद्दा हो, SEZ का हो, कोई भी हो। एक मुद्दे से आप राजनीति नहीं कर सकते, आप आंदोलन कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने इसलिए अपने मैनिफेस्टो में दिल्ली के तमाम तरह के वर्गों के मुद्दे उठाए, अनऑथोराइज्ड कॉलोनी का, गांव का, लेकिन साथ में मध्यम वर्ग की अगर पार्किंग की समस्या है तो उसको भी उठाया।
सब चीजों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की। चौथा चीज जो बदली वो ये कि एक, मैं समझता हूं कई बार राजनीतिक आंदोलनों में, सामाजिक आंदोलनों में, जन आंदोलनों में एक राजनीतिक इच्छा शक्ति खत्म होती जा रही है, जो विल टू पावर है कि हमें सत्ता में आना है और देश का स्वरूप बदलना है सरकार को इस्तेमाल करके। वो संकल्प कहीं खत्म होता जा रहा है, वो आत्मविश्वास खत्म होता जा रहा है। और मैं अरविंद केजरीवाल को इसका श्रेय दूंगा कि उन्होंने वो ऑडेसिटी, वो आत्मविश्वास, वो एक लगभग दुस्साहस दिखाया कि हम दिल्ली में सत्ता में आएंगे, मैं शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा और उन्हें हराऊंगा। ये जो हमारी मानसिकता हो गई है केवल प्रतीकात्मक चीजें करने की, उसे छोड़ के एक बदलाव की राजनीति करने की कोशिश की। और मैं समझता हूं कि उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, हमने केवल ये सब चीजें की। उसके बाद हमने पाया कि बहुत बड़ी जनता थी जो हमारा इंतजार कर रही थी और उन्होंने हाथों हाथ उठा लिया। आम आदमी पार्टी संगठन की विजय नहीं है, ये आम आदमी पार्टी सिर्फ एक निमित्त बनी है। मराठी में भी शायद ये शब्द होगा, निमित्त है हम, सिर्फ केवल हम एक वेहिकल हैं। आम आदमी पार्टी एक प्लेटफॉर्म है जिसको लोगों ने इस्तेमाल किया। बस हमने अपने आप को इस लायक बनाया कि लोग हमें देख सकें, हमारा इस्तेमाल कर सकें। योगेंद्र भाई, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो लगता है कि एक सपना है ये, क्योंकि ये आशा हम जैसे लोगों ने छोड़ दी थी कि कोई एक ईमानदारी से राजनीति भी कर सकता है और जोड़ तोड़ की राजनीति से कोई दूर रह सकता है, लेकिन आपने ये भी दिखाया है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ये एक दिन में हुआ नहीं है। मैं वापस उसी सवाल पर आता हूं कि पार्टी बनाना, चंदा जमा करना, उम्मीदवार का चुनाव करना, उम्मीदवार अपने जो है वो खोज निकालना और एक संगठन बनाना पार्टी के लिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है। मैंने ये देखी है, बड़े बड़े लोगों को ये नहीं जमता। जो एस्टेब्लिश पार्टीज है उनके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ये सब आपने कैसे किया? जब हमने पार्टी की घोषणा की निखिल भाई, तब कोई किसी को विश्वास नहीं था कि हम कुछ कर पाएंगे। हमारे पास ले दे के क्या था? हमारे पास एक नैतिक पूंजी थी, अन्ना हजारे का आशीर्वाद लगता था उस समय, और उसके अलावा हमारे पास तमाम देश भर के वॉलंटियर थे जिनके नाम थे, पते थे, जो कहते थे हम इससे जुड़ना चाहते हैं। हमने, और उसके कुछ ही हफ्ते के बाद अन्ना ने औपचारिक घोषणा कर दी कि वो हमसे अलग हो रहे हैं। तब तो एक क्षण को लगा कि सब कुछ डूब जाएगा, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। तो उसके बाद हमने कुछ चीजें की। एक तो आपने देखा होगा कि उसके बाद कुछ एक्सपोजर हुए, रॉबर्ट वड्रा के, नितिन गडकरी के, मुकेश अंबानी के, जिन एक्सपोजर से हमने देश के भ्रष्टाचार के बड़े मामले देश के सामने रखे। मैं समझता हूं उससे, हालांकि हमारी रणनीति नहीं थी, लेकिन उसके चलते जनता का अटेंशन दोबारा हम पे आया। एक जो हमने घोषणा की थी कि हम पार्टी बना रहे हैं लेकिन आंदोलन का रास्ता छोड़ नहीं रहे हैं, आंदोलन भी करेंगे, पार्टी भी बनाएंगे। फिर दिल्ली में वो रेप वाली घटना हुई जिसके आंदोलन में फिर हम शामिल हुए। तो पहली चीज तो ये कि आम लोगों के दिमाग में हम रहे। उसके बाद से कोई बड़ा आंदोलन बाहर वालों को दिखाई नहीं दिया, लेकिन दिल्ली में हमने बहुत बड़ा आंदोलन किया बिजली और पानी के सवाल पे। फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने में बहुत बड़ा आंदोलन किया। 10 लाख लोगों के सिग्नेचर हमने दिल्ली में करवाए कि हम बिजली के झूठे बिल नहीं देंगे। इन सब आंदोलनों से एक हमारी विजिबिलिटी रही, कनेक्ट रहा, लोगों से जुड़े रहे। लेकिन आपने ठीक कहा, संगठन का काम अलग होता है। कुछ साथी जुड़े जिन्होंने नए तरीके से संगठन बनाना शुरू किया। हमने एक फैसला किया बहुत रणनीति के चलते। हमने जनवरी फरवरी के महीने में एक ऑपरेशन बुनियाद नामक चीज की, जिसके जरिए हमने पूरे देश भर में संगठन बनाने की कोशिश की, जिससे देश के 309 जिलों में हमारा प्रॉपर संगठन बन गया। लेकिन उसके बाद हमने फैसला किया कि हम अपनी ऊर्जा को सब तरफ छितराएंगे नहीं, हम केवल एक जगह फोकस करेंगे। और बहुत बहस की किस राज्य पे फोकस करें, और अंत में इसी निष्कर्ष पे पहुंचे कि हम सारी ऊर्जा केवल दिल्ली राज्य में लगाएंगे। ये फैसला करने के बाद बिल्कुल एकदम नए सिरे से सोचना शुरू किया। अनुभव तो था नहीं हमारे पास, लेकिन अनुभव ना होने के कई बार फायदे भी होते हैं। तो कई ऐसी चीजें सोची जो आमतौर पे सोचते नहीं थे। दिल्ली में
कैंपेन किया, और कैंपेन के लिए पहली बार, दरअसल बिजली कैंपेन के लिए हमने पहली बार ऑटो का इस्तेमाल किया, और लगा कि ऑटो एक ऐसी जगह है जहां पे आप सस्ते में कर सकते हैं। हमारे पास तो पैसा नहीं था बड़ी बड़ी होर्डिंग के लिए। ऑटो का इस्तेमाल किया, वहां से नए प्रचार के तंत्र निकले, फिर बैठ के पूरी इसकी रणनीति बनाई, एक समझ बनाई कि उम्मीदवारों का चयन कैसे होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो बहुत उम्मीदवार आ नहीं रहे थे। उम्मीदवार बनने के लिए जाके मांगना, लोगों से नाम बनवाना, और यह फैसला किया कि कोई व्यक्ति यदि हमारी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं भी है उसको भी हम टिकट देंगे, क्योंकि हम जानते थे कि हमारी पार्टी और उसके कार्यकर्ता छोटे हैं, समाज बहुत बड़ा है, उस समाज से हमें जुड़ना है। कार्यकर्ता नाराज भी हुए कई बार, लेकिन हमने ऐसे तमाम साथियों को टिकट दिया जो ईमानदार थे, जिनके खिलाफ कोई चार्जेस नहीं थे, लेकिन जो हमारे सदस्य नहीं थे, कार्यकर्ता नहीं थे, उन तक पहुंचे। और उसके बाद एक कैंपेन की रणनीति थी कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। हमने एक चीज की जो कि लोग करना भूल गए हैं, कम से कम दिल्ली में तो भूल गए थे, कि आपको चुनाव से पहले घर घर जाके दरवाजा खटखटाना है और वहां प्रचार करना है। तो हमारा दरअसल चुनाव प्रचार एक राउंड पूरा हो चुका था जब तक कि दूसरी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट अनाउंस किए। कांग्रेस और बीजेपी का प्रचार जिस दिन शुरू हुआ उस दिन हमारा एक पूरा प्रचार समाप्त हो चुका था, हम हर घर पे जा चुके थे। इन चीजों से कहीं एक साख बनी, कहीं एक आस्था बनी। हां, आपने फंडिंग का सवाल पूछा। फंडिंग में हमें विश्वास था कि यदि हम पूरे देश में जाएं, हम यदि एक देश के साधारण व्यक्ति को यह आश्वासन दे दें कि आपके पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा, हम ईमानदारी से करेंगे, तो ईमानदारी के लिए पैसा देने वाले लोग इस देश में हैं। इस आत्मविश्वास से हम चल दिए। जब हमने शुरू में 20 करोड़ का लक्ष्य रखा तो लोग हंसे। सच कहता हूं, मैंने भी अपने दोस्तों को कहा कि यार 2.5-3 करोड़ भी आ जाएं तो बहुत बड़ा होगा, चलो हम किसी तरह से काम चला लेंगे। लेकिन हम हैरान हुए, इतने इतने लोगों ने भेजा। निखिल भाई, इस पार्टी को 52,000 लोगों ने चंदा दिया है, जिन्होंने 1,000 रुपए से कम का चंदा दिया है। ये जो बातें होनी शुरू हुई, उससे हमारा उत्साह बढ़ा। जब जब हमने कोई अच्छा काम किया, उत्साह बढ़ा। जब जब हमें नीचे गिराने की कोशिश की, तब तब उत्साह बढ़ा। और इस बीच मजे की बात यह हुई कि किसी पार्टियों ने शिकायत करवा दी कि ये आम आदमी पार्टी 2 नंबर का पैसा ले रही है, ये पार्टी विदेशों से गलत पैसा ले रही है। और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारा चंदा 5 गुना बढ़ गया। तो इंटरनेट से पैसा लेना, लोगों को सीधे सीधे ट्रांसपेरेंट तरीके से पैसा लेना, जिसको ओबामा ने क्राउड सोर्सिंग कहा था पहली बार, हमने क्राउड सोर्सिंग का इस्तेमाल किया। किसी एक व्यक्ति से बड़ा पैसा नहीं लिया, और उसके जरिए 20 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ। और 20 करोड़ इकट्ठा हुआ और फिर हमने हाथ जोड़ दिए, कहा बस अब और चंदा नहीं चाहिए। इन सब से एक नई तरह की राजनीति जुड़ती है, नया संकल्प जुड़ता है। और आप सच कह रहे हैं, बहुत अद्भुत प्रयोग है, लगता है सपना है, लगता है ऐसी चीजें जो नहीं हो सकती, हमने सोचा नहीं था। पिछले 20-25 साल से वैकल्पिक राजनीति के बारे में आप और मेरे जैसे लोग कितने समय से बोल रहे हैं, लेकिन अचानक पिछले 1 साल में ऐसा कुछ हो गया जिसकी कल्पना नहीं की थी। सच कहूं तो इतने महीनों में मुझे किसी एक चीज ने जिंदा रखा, तो इसने बार बार ऐसे लोग मिलते थे, और हर बार उनसे मिलके मुझे लगता था, 2-3 दिन में एक बार जरूर आंखें भीग जाती थी। लगता था अगर ये इस देश में जिंदा है तो फिर ये देश गलत नहीं हो सकता, फिर कुछ अच्छा होगा। केंद्र जी, आप जो बातें बता रहे हैं कि घर घर में जाना, मुझे तो याद आ रही है 70 साल के पहले की राजनीति की, जो राजनीति सोशलिस्ट पार्टी ने अपनाई थी या कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनाई थी, या कई बार आजादी के बाद कांग्रेस ने भी अपनाई थी। उस वक्त लोग घर घर जाते थे, जो उम्मीदवार थे वो ईमानदार होते थे, कार्यकर्ता भी खुद पोस्टर लगाते थे, कहीं आउटसोर्सिंग नहीं किया जाता था। मुझे आपकी बातें सुनकर ये लग रहा है कि 70 साल के पहले मुंबई में मृणाल गोरे जो कर रही थी, या कहीं कोल्हापुर में एनडी पाटिल जो कर रहे थे, वही आपने दिल्ली में 70 साल के बाद, 30 साल के बाद किया है। अभी 30 साल गुजर चुके हैं, हम तो ये भूल भी गए थे कि 15 लाख रुपए में असेंबली का चुनाव लड़ा जा सकता है। हमें तो बताया जाता था 5 करोड़ लगते हैं, 10 करोड़ लगते हैं। मिडिल क्लास
जो आदमी है वो तो पूरी तरह से निरुत्साह हुआ था, क्योंकि उसे लगता नहीं था मैं इतना पैसा कहां से लाऊं। 10-15 लाख भी खर्च नहीं हुए। एक्चुअली हमारे उम्मीदवारों ने 5-6 लाख कईयों ने खर्च किए, इससे ज्यादा खर्च नहीं हुए। मृणाल ताई का आपने नाम याद दिलवाया, इतना अच्छा लगा वो नाम सुन के। इतना हमारे कार्यकर्ता जब पहुंचे निखिल भाई, तो उन्हें बड़ी बड़ी कोठियों में चौकीदार ने अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन झुग्गी झोंपड़ी में, छोटी छोटी कॉलोनी में, अनऑथोराइज कॉलोनी में लोगों ने आके चंदा दिया हमारी पार्टी को। 10 रुपए चंदा दिया, 5 रुपए चंदा दिया। वो जो आज भी इस देश की आत्मा नहीं मरी है, लेकिन इस देश का जो एलीट है, इस देश का जो पॉलिटिकल एलीट है, उसकी आत्मा मर चुकी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि हम वापस एक आदर्शवादी राजनीति की तरफ बढ़ सकते हैं? निखिल भाई, पिछले 1 वर्ष की जो मेरी पूंजी है, सच कहूं तो जैसा परिणाम आया उसका तो कोई अनुमान नहीं था, और मैंने बार बार कहा था ये चीजें अनसर्टेन हैं। आखिर में मेरी उम्मीद बहुत बढ़ गई थी, लेकिन अनुमान अनसर्टेन, परिणाम अनसर्टेन रह सकता है, इसकी मैं पहले दिन से तैयारी करके चला था। अब 380 दिन हो गए, 390 दिन हो गए पार्टी बने हुए। इन दिनों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैं किसी नए आदर्शवादी नवयुवक, नवयुवती या बड़ी उम्र वाले या बुजुर्ग को न मिला हूं, जिसने आके मुझसे ये ना कहा हो कि मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, सर मैं अपनी नौकरी छोड़ने को तैयार हूं। लोग नौकरी छोड़ के आ गए। मैंने कहा नौकरी क्यों छोड़ी? उन्होंने कहा नहीं, देश के लिए कुछ करना है। किसी ने कहा कि मैंने नौकरी की, रिटायर हो गया हूं, बस अब घर परिवार की सेवा नहीं करना चाहता, अब देश के लिए करना चाहता हूं। किसी ने कहा कि मैं अपना घर छोड़ के आ गया हूं। इतनी ऊर्जा, इतना आदर्श, इतना संकल्प इस देश में जिंदा है। दिक्कत यह है कि इस देश के राजनीति करने वाले उस पवित्र तालाब से कट चुके हैं, और पहली बार उससे जुड़ा। और सच कहूं तो इतने महीनों में मुझे किसी एक चीज ने जिंदा रखा तो इसने। बार बार ऐसे लोग मिलते थे, और हर बार उनसे मिलके मुझे लगता था, 2-3 दिन में एक बार जरूर आंखें भीग जाती थी। लगता था अगर ये इस देश में जिंदा है तो फिर ये देश गलत नहीं हो सकता, फिर कुछ अच्छा होगा। तो ये ऊर्जा इस देश में बाकी है, और मैं नहीं मानता कि ये कोई दिल्ली का चमत्कार है। अगर ये ऊर्जा दिल्ली में है तो मुंबई में भी है, थाने में भी है, कोल्हापुर में भी है, शोलापुर में भी है, ये सतारा में भी है, गढ़चिरौली में भी है, सब जगह ये ऊर्जा है। सिर्फ हमें उस ऊर्जा से जुड़ने की जरूरत है। और पुराने आंदोलनकारियों ने जो अपने बंद कमरे बना लिए हैं, अपनी ऊंची ऊंची दीवारें बना ली हैं, विचारों और विचारधारा के बड़े लंबे लंबे कवर बना लिए हैं, उस सब को खोलने की जरूरत है। लोगों से जुड़ने की जरूरत है, लोगों से सीखने की जरूरत है। ये सुन के बहुत अच्छा लगता है कि नई जो पीढ़ी है उसमें भी आदर्शवाद अभी जिंदा है, एक आशा जगती है इससे योगेंद्र भाई। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि झुग्गी झोपड़ी से लेकर अमीरों के घरों तक आप पहुंच गए। मैं देख रहा हूं यहां आज तक सोशल इंजीनियरिंग की बात होती थी, वो जातियों पर आधारित होता था, धर्मवाद पर आधारित होता था, लेकिन आपने भी अलग तरह का सोशल इंजीनियरिंग दिल्ली में किया है। किस प्रकार का यह सोशल इंजीनियरिंग है? हमने कहा कि हम जाति धर्म के नाम की राजनीति नहीं करेंगे। हम जाति पे बांटेंगे नहीं, धर्म पे बांटेंगे नहीं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि किसी जाति धर्म के यदि कोई विशेष दुख है, उसका कोई विशेष मुद्दा है, तो उसे नहीं उठाएंगे। हम उठाएंगे। हमने 2 समाज के मुद्दों को विशेष रूप से उठाया, 2-3 को, कईयों को उठाया। 2 मैं आपको, जाति धर्म की चूंकि बात चली है। अरविंद भाई ने मुस्लिम समाज के नाम एक चिट्ठी लिखी, कहा कि आपने हमेशा कांग्रेस को वोट दिया है, लेकिन इस राज्य में आपको क्या मिला है? और मुस्लिम समाज के सारे मुद्दे उठाए। मुद्दा उनकी शिक्षा का, स्वास्थ्य का, उनको रोजगार नहीं है, और उसके साथ साथ में जिस दहशत के माहौल में मुस्लिम समाज जीता है, लड़कों को उठा लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, आतंक के शक में हर वक्त जीना कैसा होता है, ये अरविंद भाई ने लिखा। हमने मुस्लिम समाज से बात की। इसका मतलब ये नहीं कि हमें बहुत मुस्लिम वोट मिल गए, उसमें हम अभी भी पिछड़े हुए हैं, क्योंकि अंत में उन्हें डर लग गया कि बीजेपी आ जाएगी अगर हम इन लोगों को वोट देंगे तो। लेकिन पहली बार दिल्ली में कांग्रेस का एक विकल्प मुस्लिम समाज में बना। दलित समाज में एक विशेष प्रयास हुआ। वाल्मीकि समाज के लिए झाड़ू तो हमारा सिंबल ही था। वाल्मीकि समाज की जो अवस्था है दिल्ली में, उसके बारे में फिर अरविंद भाई ने उन्हें चिट्ठी लिखा। दलित समाज के मुद्दों को हमने अपने मैनिफेस्टो में उठाया। और मुझे एक जिस चीज का गर्व है आज हमारे परिणाम में,
दिल्ली में 12 रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, सबके सब शेड्यूल कास्ट के लिए हैं, क्योंकि दिल्ली में शेड्यूल ट्राइब नहीं है। 12 शेड्यूल कास्ट रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में 9 सीट आम आदमी पार्टी ने जीती है। कांग्रेस का किला ध्वस्त कर दिया है। जो दलित वोट की जो गिरफ्त थी कांग्रेस की दलित वोट पे, उसको आम आदमी पार्टी ने तोड़ा है। और बाकी इंडिपेंडेंट सर्वे बता रहे हैं कि दलितों में आम आदमी पार्टी 1 नंबर की पार्टी बन के उभरी है। लेकिन उसके लिए हमने केवल वो प्रतीकात्मक लड़ाई नहीं की, हमने आरक्षण की बात नहीं की, हमने केवल जो नौटंकी एक होती है प्रतीकात्मक मुद्दों की वो नहीं की, हमने उनके जीवन के मुद्दे उठाए, हमने शिक्षा का मुद्दा उठाया, स्वास्थ्य का मुद्दा उठाया, भ्रष्टाचार महंगाई का मुद्दा उठाया, लेकिन वैसा जो कि उनके जीवन को टच करे उस तरह का किया। और सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं तो लगे हाथ ये भी बता दूं कि दिल्ली की इस असेंबली में केवल 3 महिलाएं जीती हैं और वो तीनों की तीनों आम आदमी पार्टी से हैं। इसलिए नहीं कि बाहर बदनामी हो रही थी, इसलिए कि एक क्षण के लिए हमें खुद लगा कि कहीं ये बात सच तो नहीं है, डर लगा। और ले दे के हमारे पास क्या था, सिर्फ ईमानदारी की पूंजी थी, केवल वो छवि थी और सीधा उस पे हमला था। क्योंकि हम अपना सिंबल खुद नहीं बना सकते थे, हमें तो इलेक्शन कमीशन के फ्री सिंबल्स में से कोई एक चुनना था। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने हमें बहुत सख्त राय दी कि आप ये गलत कर रहे हैं। हमने उस एडवर्टाइजिंग एजेंसी से बाद में डील करना बंद कर दिया। हमने कहा यदि आप झाड़ू का महत्व नहीं समझते हैं तो आप राजनीति नहीं समझते हैं, आप छोड़ दीजिए। हमारी आम आदमी पार्टी को इस तरह की विचार एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है। झाड़ू का क्या महत्व है? पहला, झाड़ू आपको हर घर से जोड़ती है, हर घर की महिला से जोड़ती है, आपको दलित समाज से जोड़ती है। लेकिन इसलिए नहीं कि हम इसे दलित समाज का सिंबल मानते हैं। जो मैंने बार बार जाके कहा कि महत्वपूर्ण बात यह है कि ये झाड़ू सिर्फ उसके हाथ में नहीं रहेगी जिसको समाज ने अभिशप्त कर दिया है सफाई करने के लिए। अब इस झाड़ू को हर कोई उठाएगा, इस झाड़ू को अरविंद केजरीवाल उठाएगा, इस झाड़ू को हर कोई नेता उठाएगा। और जिनके हाथ में आज तक झाड़ू रही है उनका बच्चा डॉक्टर बनेगा, उनका बच्चा इंजीनियर बनेगा। ये समाज एक डिग्निटी ऑफ लेबर को एक्सेप्ट करेगा। हमने इसे डिग्निटी ऑफ लेबर के मुद्दे की तरह बनाया, बजाय कि इसको किसी समुदाय विशेष का प्रतीक मानने के। झाड़ू में एक और खूबसूरत चीज है जो चुनते वक्त ध्यान नहीं थी, लेकिन बाद में लोगों ने बताया कि जैसे अलग अलग तिनका कुछ नहीं कर सकता, आप तिनके को तोड़ सकते हैं, लेकिन जब वो तिनका जुड़ के झाड़ू बन जाता है तो वो तिनका क्या कुछ नहीं कर सकता। और यही आम आदमी की ताकत है। वो आम आदमी अकेला डरता है, पुलिस कांस्टेबल से डरता है, किसी भी बाबू से डरता है, लेकिन जब वो एक एक आम आदमी का तिनका बन के आम आदमी पार्टी बन जाता है, जन आंदोलन बन जाता है, तो उसमें इतनी ताकत आ जाती है कि आप उसको मोड़ नहीं सकते। और साथ में सफाई का तो सिंबल था ही, समाज की सफाई, इसकी सफाई। और झाड़ू को लेके इतने सुंदर सुंदर नारे बने इस बार दिल्ली में, भ्रष्टाचार पे दे झाड़ू, उस पे दे झाड़ू, उस पे दे झाड़ू, ऐसे करके सिंबल बने। तो ये अद्भुत रहा। कुछ तो हमारी रणनीति थी, हमारी सोच थी। और महीना भर जब हमने अप्लाई किया और चुनाव आयोग का जवाब नहीं आया तो हर रोज हम नर्वस होते थे कि कहीं हमें झाड़ू डिनाई ना हो जाए, क्योंकि हमारा अधिकार नहीं था इस सिंबल पे। संयोग से किसी और ने मांगा नहीं, शायद उनको लगता होगा बहुत छोटी और तुच्छ चीज है। और जिस दिन हमें मिला, मुझे याद है हम सब ने अपने हाथ ऊपर किए और कहा कि लीजिए 2% तो सिर्फ इस चीज से आ जाएगा। योगेंद्र जी, चुनाव के आखिरी चरण में आम आदमी पार्टी को बदनाम करने का भी एक प्रयास किया गया। जब कभी किसी ईमानदार आदमी या ईमानदार संस्था के खिलाफ आप सीधी तरह की लड़ाई नहीं लड़ सकते, तब यह बदनामी का हथियार इस्तेमाल किया जाता है। हमने देखा है अन्ना के खिलाफ भी ये इस्तेमाल किया था, पहले अरविंद के खिलाफ भी किया था, मेधा पाटकर के खिलाफ, अरुणा रॉय के खिलाफ, या किसी भी जन आंदोलन के खिलाफ एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज, मैं आज ये कह रहा हूं कांग्रेस या बीजेपी हो या कोई भी एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पावर वो बदनामी का हथियार इस्तेमाल करती है। आपने बदनामी के हथियार का सामना कैसे किया? क्योंकि हमने देखा स्टिंग ऑपरेशन हुआ, स्टिंग ऑपरेशन मीडिया के एक सेक्शन ने बहुत ही चलाया, आपका जो क्लैरिफिकेशन था वो उतना चलाया नहीं। तो इससे आप ऊपर कैसे आए? क्योंकि बदनामी का सामना करना तो बहुत ही मुश्किल बात है। आप सही कह रहे हैं निखिल भाई, बहुत कठिन दिन थे वो। इसलिए नहीं कि बाहर बदनामी हो रही थी, इसलिए कि एक क्षण के लिए हमें खुद लगा
कि कहीं ये बात सच तो नहीं है। डर लगा। और ले दे के हमारे पास क्या था? सिर्फ ईमानदारी की पूंजी थी, केवल वो छवि थी, और सीधा उस पे हमला था। दरअसल चुनाव के पहले के महीनों में पार्टियों ने सोचा ये छोरे लोग हैं, इनको कुछ नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही चुनाव के आखिरी 15-20 दिन आए, इन पार्टियों के लोग जमीन पे पहुंचे और उन्हें पता लगा कि यहां तो आम आदमी पार्टी आ चुकी है, तब उन्हें डर लगा और तब तमाम तरह की तिकड़म हुई। कितनी कितनी तिकड़म हुई। अन्ना की चिट्ठी को जिस तरह का तूल दिया गया मीडिया के द्वारा, खोद खोद के अन्ना से कोई चीज निकलवाना, कुछ ऐसी चीज हो जाए जो हमारे विरुद्ध हो। फिर उसके बाद सीडी वाला तो आपने देखा ही। ये आखिरी ये आरोप कि आम आदमी पार्टी की टोपी पहना के दारू की बोतल बांटी गई और उसमें पकड़वाने की कोशिश हुई। आखिरी दिन, जिस दिन चुनाव पड़ने थे, उससे पहले दिन की रात को तमाम कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करते हुए एक टेलीविजन चैनल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रॉपर्टी के आरोप लगा रही थी। ये सब चीजें हुई। हम क्या करते? सीडी एपिसोड बहुत गंभीर था, बहुत सीरियस था, और उसमें मैं सीधे तरह से इन्वॉल्व हुआ था। पहले तो लगा कि सीडी को जब पहली बार देखा, उसमें अतिशयोक्ति बहुत थी, लेकिन कुछ चीजें तो थी जो देख के हमें खुद चिंता हो रही थी। और हमने अंदर से मन बनाया कि अगर हमारे किसी भी साथी ने गलती की है तो हम हटाएंगे। अंदर से हमने मन बना लिया कि यदि हमें 8 कैंडिडेट वापस करने पड़े तो हम 8 कैंडिडेट को वापस करेंगे। लेकिन इतनी समझदारी जरूर की, कहा एक बार उनका बयान भी सुन ले और एक बार पूरी फुटेज मांग ले। शुरू से इस आंदोलन और इस पार्टी की एक बात रही है, ट्रांसपेरेंसी। हमने कहा हम एविडेंस मांगते हैं, जांच करेंगे, एविडेंस मांगते हैं। जब एविडेंस देखा, मुझे याद है वो रात, वहां से इलेक्शन कमीशन ने हमें पूरा फुटेज उपलब्ध करवा दिया और मुझे फोन आया, सर अब आप आके देखिए इसमें क्या कुछ निकल रहा है इस फुटेज में। रात के 11 बजे वो फोन आया और मुझे ध्यान है रात सुबह 7 बजे तक हम और कुछ नहीं कर रहे थे। सब कुछ छोड़ के मैं, मनीष सिसोदिया, हम लोग बैठ के केवल वो फुटेज देख रहे थे। और उस दिन उस फुटेज को देख के कितनी बार आंसू आए। हमारा कैंडिडेट कह रहा था कि कोई तो भगत सिंह भी होना चाहिए इस देश में। वो जिसको झूठा बताया जा रहा था, वो कह रही थी कि मैं और कुछ करूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी। ये देख के जो एक विश्वास अंदर से आया, और फिर उसके बाद हमने वही किया कि सच को देश के सामने रखा। ये बात सच है जो आप कह रहे हैं, मीडिया ने उस झूठी सीडी को इतना चलाया। मेरा मन मीडिया से बहुत टूटा। मीडिया से झगड़ना मैं नॉर्मली अपना काम नहीं समझता हूं, और मीडिया वाले अपना धर्म निभाते हैं, हम अपना धर्म निभाते हैं। लेकिन मैं सच कहूं निखिल भाई, मेरा मीडिया से बहुत आस्था उठी उस एपिसोड के बाद। मैं आपकी चैनल को सलाम करना चाहता हूं कि उसने झूठी सीडी को नहीं चलाया था। लेकिन देश के पूरे मीडिया ने जिस एक तरफा व्यवहार किया, उससे देखिए इतना जरूर हुआ कि हमारे अपने कार्यकर्ताओं का विश्वास वापस लौट आया। जब उन्होंने सीडी देखी, उनका विश्वास लौट आया। हमारे समर्थक दुनिया भर में जो थे, उनका विश्वास लौट आया। हमारे एक डोनर ने कहा कि जिस दिन वो सीडी वाली खबर आई, अगले दिन मैं अपने दफ्तर नहीं गया, मुझे पता नहीं था कि मैं लोगों को कैसे फेस करूंगा। फिर जब तुम लोगों ने सच रिलीज किया, तब मैं अपने दफ्तर गया। ये जरूर हुआ, हमारा विश्वास वापस आ गया। लेकिन दिल्ली की जनता तक तो पूरा सच नहीं पहुंच पाया, और मुझे लगता है आखिर तक हमें नुकसान हुआ। ये जो सर्वे में हमें आखिरी दौर तक दिख रहा था कि हम 1 नंबर पे चल रहे हैं, वो आते आते हम 2 नंबर पे कैसे पहुंच गए? मुझे लगता है यही हुआ, सीडी का कुछ ना कुछ असर हुआ। आखिरी दिन की जो चुनावी तिकड़म थी, उसका कुछ ना कुछ असर हुआ। और आखिर में जो सर्वे हुए, सर्वे भी कितने कितने अद्भुत सर्वे हुए निखिल भाई। सर्वे पे झगड़ा करना तो मेरा काम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं सर्वे पे बहुत निष्ठा रखता रहा हूं। लेकिन कैसे कैसे सर्वे इस बीच आए। विजय गोयल दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ चीफ मिनिस्टर है, ये कहते हुए सर्वे आया, जबकि हमारे आंकड़े दिखा रहे थे कि वो घोर अलोकप्रिय थे। ये दिखाते हुए सर्वे आए कि हमारी पार्टी को 4 या 6 सीटें आएंगी। इन सब चीजों की वजह से भी पार्टी को नुकसान हुआ। तो बहुत सीखा है। ये दिए और तूफान की लड़ाई थी, और मुझे लगा इस लड़ाई में इस देश का मीडिया तूफान का हिस्सा था, वो दिए के साथ नहीं था। आप जैसे कुछ पत्रकार थे, और मैं सलाम करना चाहता हूं, लेकिन बहुत कम लोग थे जो इसमें खड़े हुए। लेकिन एक चीज अच्छी लगी निखिल भाई, मुझे लगा कि अन्ना आंदोलन के दौरान हमें मीडिया का बहुत सपोर्ट मिला था, और लोगों ने कहना शुरू किया तुम तो मीडिया की क्रिएशन हो, टीवी ने तुम्हें बनाया है। पिछले 6-8 महीनों में जब से हमने मुकेश अंबानी का खुलासा किया, उसके बाद और इस चुनाव के दौरान
हमें सब कुछ अनफेवरेबल चीजें झेलनी पड़ी। और मेरी पुरानी मान्यता है, जब तक आपकी कोहनी और घुटने न छिल जाएं, जब तक आपकी नाक न रगड़ी जाए, तब तक आप कोई भी अच्छा काम करने लायक नहीं होते। इस पूरे एपिसोड ने हमारी कोहनियां छिली, आत्मा पे भी घाव हुए, लेकिन एक विश्वास आया और ये चोट खा के जो ऊपर उठे हैं उससे कहीं ज्यादा ताकत आई है। हमारा वोटर एंटी कांग्रेस नहीं है, केवल एंटी बीजेपी नहीं है, वो एंटी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है। मुझे पिछले 4-5 दिन में इतने लोग मिले हैं जिन्होंने कहा है और कुछ भी कर लेना जी, इन लोगों के साथ, बीच में गाली भी देते हैं जो मैं नहीं दूंगा, इन लोगों के साथ हाथ मत मिलाना, आपको हमने इस काम के लिए नहीं किया था। हमें ऐसा कुछ नहीं हम करना चाहते जिससे जो मूल विश्वास जो हम पे लोगों ने भरोसा किया है वो टूट जाए। अभी दिल्ली में ऐसी परिस्थिति है कि किसी की सरकार नहीं बन रही है। आपको क्या लग रहा है, इससे लोगों का विश्वास टूट जाएगा? क्योंकि कुछ तो लोग, मेरे देखो, अभी आम आदमी पार्टी को वोट देके क्या हो गया, सरकार तो नहीं बनी। बीजेपी वाले भी ये प्रचार कर रहे हैं वापस इलेक्शन होने जा रहे हैं। लोग वापस इलेक्शन नहीं चाहते, कम से कम मिडिल क्लास तो नहीं चाहता। क्या होगा इससे? आप आगे का चित्र क्या देखते हैं? निखिल भाई, ये सच है कि इसका एक अफसोस तो है ही कि 28 पे रुक गए, 36 पे पहुंच जाते तो हम वो सारी चीजें लागू करते, अपना एजेंडा लागू करते। लेकिन ये बात जो मुझे आपको समझ आ रही है, ये आम आदमी को भी समझ आती है। पिछले कई दिनों से जहां जहां सड़क पे लोग पकड़ लेते हैं, बधाई देते हैं, मैं हर एक से पूछता हूं तो अब क्या करना चाहिए। उनमें से अधिकांश लोग कहते हैं आप चिंता ना करो जी, अगले चुनाव में और अच्छा होगा। इस बार तो हम में से कई लोगों ने इसलिए वोट नहीं दिया था कि हमें डर लग रहा था कि आपको तो 4-6 सीट आएंगी, वेट हमारा वोट अपना वेस्ट हो जाएगा। अब तो पता लग गया है हमारे को कि आप क्या करोगे, अब तो आएंगे। कल रैली हुई, रैली में सारे लोगों के साथ हमने पूछा, हमारे हजारों कार्यकर्ता वहां थे, सब तैयार थे नए चुनाव के लिए। ये जो दिक्कत आ रही है, जो प्रश्न आ रहे हैं, 2-3 तरफ से आ रहे हैं। एक तो मध्यम वर्ग, पढ़े लिखे लोग, जिनके मन में एक चिंता होती है, वो जायज चिंता है कि एक शासन होना चाहिए, गवर्नेंस होनी चाहिए, एक बिना सरकार के कोई प्रदेश रहे, कोई अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, ये कांग्रेस और बीजेपी के जो स्पिन डॉक्टर्स हैं, जिनका काम है हर बात को ट्विस्ट करना और एक नया स्टाइल देना, और दिक्कत ये होती है कि हमारी बात हमें अपने आप कहनी पड़ती है। कांग्रेस और बीजेपी के स्पिन डॉक्टर अपनी बातें टीवी एंकर्स के जरिए कहलाते हैं, उनके पास इतनी ताकत है, उनके पास इतने संपर्क हैं, हमारे पास तो वो सब चीजें नहीं है। तो ये घुमा फिरा की बातें पूछी जाती हैं। हमारा बड़ा साधारण सा उत्तर है, वो ये है कि दिल्ली के जिस मतदाता ने हमें मत दिया है, वो ये सोच के नहीं दिया कि पिछले दरवाजे से जाके कांग्रेस से हाथ मिला लेंगे, बीजेपी से हाथ मिला लेंगे, ये सोच के तो नहीं दिया। हमारा वोटर एंटी कांग्रेस नहीं है, केवल एंटी बीजेपी नहीं है, वो एंटी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है। मुझे पिछले 4-5 दिन में इतने लोग मिले हैं जिन्होंने कहा है और कुछ भी कर लेना जी, इन लोगों के साथ, बीच में गाली भी देते हैं जो मैं नहीं दूंगा, इन लोगों के साथ हाथ मत मिलाना, आपको हमने इस काम के लिए नहीं किया था। हमें ऐसा कुछ नहीं हम करना चाहते जिससे जो मूल विश्वास जो हम पे लोगों ने भरोसा किया है वो टूट जाए। इसके साथ साथ अगर सरकार बन सकती है, जरूर बननी चाहिए। हमने कहा है सबसे बड़ी संख्या इस वक्त बीजेपी के पास है। बीजेपी क्यों प्रयास नहीं करती? बीजेपी कहती है हम किसी जोड़ तोड़ में नहीं जाएंगे। हमने हंस के कहा कि आप कांग्रेस के साथ अलायंस कर लीजिए ना, आप और कांग्रेस तो मिली भगत से तो चला रहे थे दिल्ली को वैसे भी। तो वो कहते हैं ये कैसे संभव है? मैं पलट के कहता हूं, अगर आपका और कांग्रेस का अलायंस संभव नहीं है तो हमारा और आपका अलायंस कैसे संभव है? आपको ऐसे क्यों लगता है कि हम आपके नजदीक हैं, आप में से किसी के भी नजदीक हैं? और जो बुनियादी बात है निखिल भाई, वो ये है कि सत्ता किस लिए? हम सत्ता में आना चाहते हैं, हम चाहते हैं अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये नहीं कि किसी भी तरह से कुछ कर करा के अरविंद केजरीवाल को बैठा देना है। हम चाहते हैं अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, आम आदमी की सरकार आए, ताकि हम जन लोकपाल बिल पास कर सकें। उस बिल के तहत हम सीडब्ल्यूजी की जांच करवा सकें, दिल्ली जल बोर्ड के घोटालों की जांच करवा सकें, दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जांच करवा सकें। हम चाहते हैं सरकार, ताकि दिल्ली के बिजली की जो व्यवस्था है उसे हम बदल सकें। जो कंपनी अपना ऑडिट करवाने को तैयार नहीं है, उन कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर सकें। हम चाहते हैं ताकि
जल का जो कानून है दिल्ली में, पानी के दाम बढ़ाने का एक कानून बना हुआ है दिल्ली में, उस कानून को हम निरस्त कर सकें। अगर ये सब चीज हम नहीं कर सकते तो खाली सत्ता में बैठने का क्या फायदा है। एक हमने संकल्प किया है, जोड़ तोड़ नहीं करेंगे, किसी को पकड़ के ले आना, किसी तरह से सरकार बनाना नहीं करेंगे, बंद कमरे के अंदर नेगोशिएशंस नहीं करेंगे, जो भी हो अनप्रिंसिपल्ड काम नहीं करेंगे। अगर उसके लिए बाहर बैठना पड़े तो बैठना पड़े। ये जो सारी बात है कि आम आदमी पार्टी कुछ ऐसा कर रही है जिससे दिल्ली में चुनाव हो जाएगा, अरे भाई आम आदमी पार्टी तो दूसरी पायदान पे खड़ी है, पहली पायदान वाले से पूछो ना। और दिल्ली की जनता ने जो जनादेश दिया है, हमें तो उसका सम्मान करना है ना, उसके हिसाब से जाना है। अगर जनता ने हमें बहुमत नहीं दिया, जनता ने ये कभी नहीं कहा था कि बहुमत न भी आ जाए तब भी किसी तरह से सरकार बना लेना। मैं ये पूछना चाहता हूँ, और एक सवाल उठाया जा रहा है कि पूरा देश पिछले कई सालों से चल रहा है गठबंधन की राजनीति से। क्या आम आदमी पार्टी गठबंधन की राजनीति के खिलाफ है? निखिल भाई, एक तरह का गठबंधन तो राजनीति का धर्म है। देखिए, कोई भी दल होता है, जैसे कांग्रेस पार्टी क्या है, खुद एक कोएलिशन है। उसी तरह से आम आदमी पार्टी स्वयं एक कोएलिशन है, जिसमें तमाम तरह के आंदोलनों से, तमाम तरह के बैकग्राउंड से, तमाम तरह की रुचि और विचारधारा वाले लोग एक साथ आके जुटे हैं। तो राजनीति अपने आप में एक जोड़ का तरीका है, इससे कोई इंकार नहीं हो सकता। लेकिन ये जो कई पार्टियां मिलकर सरकार बनाएं, इसकी जब तक अनिवार्यता नहीं हो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी तरह के कोई भी गठजोड़ के हम खिलाफ हैं, ऐसा नहीं। मैं तो अभी अगले हफ्ते भर में पूरे देश भर के जन आंदोलनों के पास प्रस्ताव लेके जा रहा हूं कि कृपया हमसे जुड़िए। तो हम गठबंधन चाहते हैं। जो गठबंधन हम नहीं चाहते वो है इस देश की राजनीति की मुख्य धारा के साथ गठबंधन। इस देश के दलित आंदोलन से गठबंधन चाहते हैं, इस देश के जन जंगल जमीन के आंदोलनों से गठबंधन चाहते हैं, इस देश में तमाम ऐसी छोटी राजनीतिक संगठन और राजनीतिक पार्टियां जो हैं, जिन्होंने ईमानदारी से राजनीति की है, उनसे हम गठबंधन चाहते हैं। जो गठबंधन नहीं कर सकते वो कांग्रेस, बीजेपी और इस देश की पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट जो है, उससे गठबंधन नहीं कर सकते। और एक आखिरी बात और कह दूं, ये कुछ परिस्थिति होती है जिसमें गठबंधन अनिवार्य हो जाता है। जैसे पिछले 20 साल से देश की राष्ट्रीय राजनीति में है, कोई भी पार्टी बहुमत के नजदीक हो ही नहीं सकती। अब हम इस बात को जानते हैं, लेकिन दिल्ली में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। केवल एक बार अधूरा परिणाम आया है, क्योंकि बहुत सारे वोटर इस भ्रम में थे कि आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पे है, वोट उसका वेस्ट हो जाएगा। ये स्थिति जैसे ही खत्म होगी, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आप और मैं दोबारा बात करेंगे बाद में, जो स्थिति कांग्रेस की उत्तर प्रदेश और बिहार में हुई है, दिल्ली में कांग्रेस की वही स्थिति हो जाएगी। कांग्रेस बार बार आया है कि जिस भी राज्य में कांग्रेस नीचे चली गई है वो उभर के नहीं आई है। दिल्ली में सिर्फ एक चुनाव की देर है, बीजेपी खत्म नहीं होगी दिल्ली से, लेकिन अगला चुनाव अगर दिल्ली में होता है तो वो शुद्ध रूप से आम आदमी पार्टी और बीजेपी का चुनाव होगा। कांग्रेस उसमें 8-10% वाली पार्टी बन जाएगी और किसी तरह के गठबंधन का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो एक चुनावी परिणाम की टेम्परेरी स्थिति की वजह से हम गठबंधन की राजनीति में आ जाएं, और वो भी कांग्रेस और बीजेपी के साथ। कांग्रेस और बीजेपी के साथ समझौता करके कल को महाराष्ट्र में हमारे साथी क्या राजनीति करेंगे, राजस्थान में मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा, गुजरात में किस राजनीति की शुरुआत करेंगे। हम इस देश में वैकल्पिक राजनीति करना चाहते हैं, इस बनी बनाई राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहते। एक राजनीतिक शून्य बना दिया है इस यूपीए सरकार ने, और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी का जो उभार हो रहा है वो उनके अपने गुणों की वजह से नहीं हो रहा, वो इस राजनीतिक शून्य की वजह से हो रहा है जो कि यूपीए ने क्रिएट किया है। योगेंद्र भाई, अभी तक हमने दिल्ली के बारे में बात की, लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि यह सारी जो आम आदमी पार्टी की जीत है, इसका राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर होगा? कांग्रेस और बीजेपी के राजनीति से जो लोग परेशान हुए हैं उनको एक नेशनल लेवल पर विकल्प मिलने जा रहा है या नहीं? आम आदमी पार्टी, लोग ये पूछ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव के बारे में क्या सोच रही है?
निखिल भाई, पिछले 20-25 साल में इस देश में राजनीति की तीसरी जमीन का विस्तार हुआ है। तीसरी, जो कांग्रेस परिवार और संघ बीजेपी परिवार के बाहर तीसरी जमीन, नए विचार, नई ऊर्जा, नए मुद्दे, इन सब का विस्तार हुआ है, नए सामाजिक वर्ग आए हैं। लेकिन तीसरा मोर्चा जो है वो सिकुड़ता गया है, टूटता गया है, विखंडित हो गया है, अप्रासंगिक हो गया है। मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी इस तीसरी जमीन पे इस देश में नई किस्म की राजनीति करने का एक विकल्प है, और एक तरह से इस तीसरी जमीन की दावेदार है आम आदमी पार्टी। ये जो नए मुद्दे आए हैं, चाहे वो पर्यावरण के आंदोलन से आए हों, जन जंगल जमीन आंदोलन से आए हों, महिला आंदोलन से आए हों, दलित आंदोलन से आए हों, या खाद्य सुरक्षा के आंदोलन से हों, या सूचना के अधिकार से आंदोलन से हों, इन तमाम आवाजों को देश की मुख्य धारा की राजनीति में अभिव्यक्त करने के लिए एक जिस वाहन की जरूरत थी, वो वाहन आम आदमी पार्टी है, बन सकता है, ये मेरी अपेक्षा है। और इसी विचार को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कल भी कहा, हम बार बार कह रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी कोई बंद दरवाजे का कमरा नहीं है, वैसा संगठन नहीं है। हां, 309 जिलों में हमारी इकाइयां हैं, राज्य स्तर पे हमारी इकाइयां हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस इकाई में बैठे हुए हमारे साथी कार्यकर्ता रेलवे कंपार्टमेंट की मेंटेलिटी न बनाए कि मैं पहले घुस गया हूं, मेरा घुसना तो अधिकार था, लेकिन अब जो बाद में आएगा वो गलत है, उसको बाहर रखो। हम चाहते हैं ये खुले दरवाजे का मंच बने। इस देश में बहुत लोग हैं जो अच्छी ईमानदार राजनीति करना चाहते हैं। अब तक हम उन तक पहुंचे नहीं हैं। हो सकता है उन्होंने हमारे बारे में सुना नहीं हो सकता है उन्हें हम पे विश्वास नहीं हुआ हो सकता है उनके मन में कुछ शंकाएं रही हों। आज वो समय है जब वो हमसे जुड़ सकते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी सारी इकाइयां, राज्य जिला स्तर पे इकाइयां, लोगों को आमंत्रित करने का एक वाहन बने। ये तय करने का नहीं, गेटकीपर न बने कि कौन नहीं आएगा, बल्कि किस किस को हम ला सकते हैं। बार बार मैं वही कहता हूं, हम केवल निमित्त हैं। इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है, आम लोग चाहते हैं, और वो करने के नेता इस देश में मौजूद हैं। खासतौर पे महाराष्ट्र को तो मैं एक अद्भुत प्रदेश मानता हूं। क्या बढ़िया आंदोलन महाराष्ट्र से निकले हैं, क्या गजब का नेतृत्व महाराष्ट्र से निकला है। मैं चाहे मेधा पाटकर के बारे में सोचूं, हमारी साथी उल्का महाजन के बारे में, निशा शिवुरकर हुई, प्रतिभा शिंदे हुई, सुरेखा दलवी, किन साथियों की मैं महिला नेतृत्व का एकदम सोच रहा हूं। ये एक अद्भुत प्रदेश है, और ऐसे में हमारी पहला कदम तो ये होगा, बजाय इसके कि आम आदमी पार्टी कहे कि हमारे पास ये संगठन है, ये हमारे नेता हैं, सब लोग आए उनके दरवाजे पे। आम आदमी पार्टी सबके दरवाजे पे जाए, सबसे कहे कि ये एक प्लेटफॉर्म है, आप आइए, आप सब इसके ऊपर आइए। मैंने तो कल एक मित्र से मजाक में कहा कि आप आके हमारी पार्टी को कैप्चर क्यों नहीं कर लेते। मैं चाहता हूं वो हो। तो इस लोकसभा चुनाव में एक परंपरागत राजनीतिक दल की तरह हमारी रणनीति नहीं है, क्योंकि एक परंपरागत राजनीतिक दल ये कहता है हमारी सांगठनिक क्षमता कितनी है, कहां हम लड़ेंगे। हम वो नहीं देख रहे, हम केवल ये देख रहे हैं कि देश में ऊर्जा कितनी है, वो ऊर्जा क्या हमें एक निमित्त और माध्यम की तरह इस्तेमाल कर सकती है। अगर कर सकती है तो फिर ये आम आदमी पार्टी नामक जो प्लेटफॉर्म है, इसकी ताकत बहुत बड़ी है। अगर आप आम आदमी पार्टी नामक संगठन की ताकत पूछें तो वो बहुत कम है। तो नक्शल में मैं कहूंगा कि हम दिल्ली राज्य की रीजनल पार्टी ना हैं, ना होना चाहते हैं, ना कभी बनेंगे। हम पूरा एक देशव्यापी विकल्प तैयार करना चाहते हैं। उसमें कितने कदम हम इस लोकसभा चुनाव तक ले सकते हैं, ये मैं आज नहीं बता पाऊंगा। हो सकता है 15-20 दिन बाद जब हम बात करें, क्योंकि 15-20 दिन में हम कोशिश कर रहे हैं देश भर से फीडबैक लें, और इतना उत्साह है, इतनी एनर्जी है, देश भर से लोग फोन कर रहे हैं। मेरा फोन तो टेलीफोन एक्सचेंज बन गया है, सचमुच मुझे लगता है। सैकड़ों एसएमएस है जो खोल नहीं पा रहे हैं। हमारी जो हेल्पलाइन है वो फ्लडेड है इस वक्त। तो देश भर में कितनी ऊर्जा है, इसका एक थोड़ा सा अनुमान लगा के फिर हम वापस आ सकते हैं। लेकिन एक बात मैं याद दिलाऊंगा निखिल भाई, आपको ध्यान होगा 1977 में
इंदिरा गांधी ने 19 जनवरी को इमरजेंसी लिफ्ट की थी और सोचा था 2 महीने में चुनाव करवा लूंगी। 2 महीने में तो ऑपोजिशन वाले सो के उठ भी नहीं पाएंगे, जेल से बाहर निकले थे तब। लेकिन 2 महीने में इस देश ने बदल दिया था। इसलिए नहीं कि जनता पार्टी में कुछ था, जनता पार्टी तो बिल्कुल जोड़ तोड़ के एक बनाई गई थी उस वक्त, संगठन कुछ नहीं था, लोगों ने उसे कंधे पे उठा लिया था और पहुंचा दिया था। अगर ऐसा हुआ तो कोई चमत्कार भी हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी जैसा जो चुनाव इस देश में होने जा रहा है, जो ट्रेजेडी है, अगर ये इस देश के पास चुनने को है तो कितनी ट्रेजेडी है इस देश की, उसका विकल्प देना हमारा धर्म है। इस देश में बहुत लोग हैं जो विकल्प चाहते हैं, देना चाहते हैं। योगेंद्र जी, यही मैं पूछना चाहता हूं। राहुल गांधी को तो बड़ा धक्का आपने दिया है, लेकिन अभी एनालिस्ट पूछ रहे हैं क्या नरेंद्र मोदी को रोकने में आपकी पार्टी जो है, जो सेक्युलर है, वो कामयाब होगी क्या? देखिए, जो इस वक्त देश में यूपीए सरकार की दयनीय स्थिति है, उसकी न तो कोई ऊर्जा है, न तो कोई ईमानदारी की छवि है, तो लोगों का वहां तो मोह भंग पूरी तरह हो चुका है और एक राजनीतिक शून्य बना दिया है इस यूपीए सरकार ने। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी का जो उभार हो रहा है वो उनके अपने गुणों की वजह से नहीं हो रहा, वो इस राजनीतिक शून्य की वजह से हो रहा है जो कि यूपीए ने क्रिएट किया है। नरेंद्र मोदी को का मुकाबला करने का सही तरीका ये नहीं है कि हम नरेंद्र मोदी के अवगुण गिनाएं, 2002 की बात करें, वो करनी चाहिए ईमानदारी से, किसी भी इस देश के नागरिक को शर्म आनी चाहिए, जो 2002 में हुआ उसकी बात होनी चाहिए। लेकिन आप नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं, अगर नरेंद्र मोदी जो चुनौती दे रहे हैं इस देश की राजनीति में उसको मुकाबला करना चाहते हैं, तो उसका तरीका यह है कि आप एक विकल्प खड़ा करें। मैं जो सब्स्टिट्यूट की राजनीति की जगह विकल्प, ऑल्टरनेटिव की राजनीति आप करें, छोटी लाइन के सामने आप एक बड़ी लाइन खींचें। आम आदमी पार्टी को वो कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी इस देश का दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य इसलिए है कि एक तरफ डायनेस्टी की पॉलिटिक्स है तो दूसरी तरफ अथॉरिटेरियन पॉलिटिक्स है। एक तरफ ये वोट बैंक वाली घटिया राजनीति है जो अपने आप को सेक्युलर कहती है, तो दूसरी तरफ शुद्ध सांप्रदायिक राजनीति है। एक तरफ ये बीमार किस्म की माई बाप राज्य की राजनीति है, तो दूसरी तरफ नंगा पूंजीवाद है। इन दोनों से देश को मुक्ति दिलाना किसी ना किसी की तो जिम्मेवारी है। आम आदमी पार्टी निश्चित ही इन दोनों से देश को मुक्त दिलाने की अपनी कोशिश करेगी। इसमें कितनी ताकत बन पाएगी उसका मैं कोई आश्वासन नहीं दे सकता, उसमें कोई अहंकार होने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार आप ऐसा कहते हैं, मैं ये नहीं देख रहा कि मेरी कितनी ताकत है। आज इस देश को जरूरत है, मेरी जितनी भी ताकत है उसको लेके मैं भिड़ूंगा, और ये आज इस देश के लिए चुनौती है। नरेंद्र मोदी आज, जो मैं बार बार कहता हूं, भारत के सपने को चुनौती दे रहे हैं। उस सपने से जो लोग जुड़ना चाहते हैं, जो भारत के संविधान की प्रिएम्बल में विश्वास करते हैं, उन लोगों को विकल्प देना पड़ेगा। लेकिन विकल्प तभी होगा जब आप एक बेहतर, आदर्शवादी, ईमानदार और सेकुलर वैकल्पिक राजनीति खड़ा करें। केवल नरेंद्र मोदी को गाली देने से विकल्प नहीं बनेगा। कि इतनी सारी क्रेडिबिलिटी एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, एक अच्छी नौकरी, प्रतिष्ठा आपने दांव पर लगा दी राजनीति के लिए। बड़े बड़े लोग डर जाते हैं राजनीति में, आपने कैसे इस डर का सामना किया? एक बार डर लगा था, बाकी कभी नहीं। असफलता से डर नहीं लगता, चुनाव हम बहुत बुरी परफॉर्म करेंगे इस चीज से मुझे कोई डर नहीं लगता था। डर एक बार लगा पिछले 15-20 दिन में, जब हम अपनी पार्टी की तरफ से सर्वेक्षण रिलीज कर रहे थे और पत्रकार मेरी तरफ ऐसे देखते थे जैसे योगेंद्र जी हमें पता है आप अपनी पार्टी के लिए झूठ बोल रहे हो। आखिर में मैं थोड़ी सी पर्सनल सवाल आपसे करूंगा, आप, मुझे मालूम है आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं देख रहा हूं आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, आप एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, एक सेफोलॉजिस्ट है, वहां आपको प्रतिष्ठा मिली थी, आप टीवी पर भी हम लोग आपको देखते थे, पॉपुलैरिटी भी थी, ये सब दांव पर लगाकर आप राजनीति में आ गए, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बन गए। ये सफर कैसे हुआ? आप तो जानते हैं निखिल भाई, दरअसल मैं जब सब कुछ था तो उसके साथ साथ पिछले 30 सालों से मैं कम से कम इस देश के तमाम जन आंदोलनों का हमसफर रहा हूं।
जो जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय रहा है, मेधा जिसकी नेता रही हैं, चाहे अरुणादी का आंदोलन हो या फिर किशन पटनायक द्वारा स्थापित की गई पार्टी समाजवादी जन परिषद हो, मैं इस सब में शामिल रहा। और सच कहूं तो जिसे दुनिया मेरी सफलता मानती थी, टीवी, मीडिया, पब्लिसिटी, प्रसिद्धि, मैं खुद बहुत छटपटाता था। मेरी पत्नी जानती हैं, मेरे घर जो मुझे नज़दीक से जानने वाले दोस्त हैं जानते हैं। मैं हमेशा छटपटाता था, कहता था मुझे ये नहीं करना है जीवन में, कुछ और करना है। मैं तो दिल्ली आके फंस गया था। मैंने तो आज से 20 साल पहले फैसला किया था कि मैं यूनिवर्सिटी की नौकरी उस जमाने में चंडीगढ़ में करता था, वो छोड़ के मैं तो अपने गांव के लिए चला था। सोचता था अपने गांव में बैठूंगा, वहां जाके जन आंदोलनों का काम करूंगा। रास्ते में दिल्ली में पता नहीं कैसे फंस गया मैं, और 20 साल टिक गया यहाँ पे। तो एक मायने में राजनीति में आना, वो चूंकि मेरे लिए राजनीति एक युग धर्म है। किशन पटनायक ने सिखाया था, उनकी तस्वीर वहां कहीं लगी हुई है एक। किशन पटनायक ने सिखाया था कि राजनीति जीवन में जो सबसे श्रेष्ठ और शुभ यदि आप कर सकते हो तो वो राजनीति में है। लेकिन राजनीति ऐसी थी कि घुसने की हिम्मत नहीं करती थी। तो अपने छोटे जन आंदोलनों के साथ जो हाशिए की राजनीति है वो करता था। महाराष्ट्र में तो बहुत मित्र हैं जिनके साथ राजनीति की। भाई वैद्य ने काफी कुछ सिखाया, वो आज हमारे साथ इस राजनीति में नहीं है, लेकिन इन साथियों से बहुत सीखा है। राष्ट्र सेवा दल के जितने भी साथी रहे उनसे, सुभाष वारे आज हमारे साथ हैं, इन सब साथियों से बहुत सीखा इतने साल। तो एक आप कहिए अंडरग्राउंड राजनीति में करता था इतने साल। वो अंडरग्राउंड राजनीति छोड़ के ओवरग्राउंड कर रहा हूं, इससे मुझे तो एक तृप्ति का एहसास है। जैसा मैंने कहा, मुझे कतई ये उम्मीद नहीं थी आज से 10 महीने पहले कि हम चुनाव में इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। मैं तो कहता था पहला चुनाव हारने को, दूसरा हराने को, तीसरा जीतने को। तो मैं अपने मन में 20 वर्ष की योजना लेके आया था इस पार्टी में, और आज भी मेरे मन में 20 वर्ष की योजना है। इस देश को बदलना है तो 20 साल तैयारी करनी होगी। 50 साल का हो गया हूं, अगर 20 साल और बचे लेकिन हैं, योगेंद्र तो जी, इससे बेहतर क्या काम होगा? आपको कभी डर नहीं लगा कि इतनी सारी क्रेडिबिलिटी एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, एक अच्छी नौकरी, प्रतिष्ठा आपने दांव पर लगा दी राजनीति के लिए? बड़े बड़े लोग डर जाते हैं, राजनीति में इच्छा होने के बावजूद भी आते नहीं है। आपने कैसे इस डर का सामना किया? एक बार डर लगा था, बाकी कभी नहीं। असफलता से डर नहीं लगता, चुनाव हम बहुत बुरी परफॉर्म करेंगे इस चीज से मुझे कोई डर नहीं लगता था। डर एक बार लगा पिछले 15-20 दिन में, जब हम अपनी पार्टी की तरफ से सर्वेक्षण रिलीज कर रहे थे और पत्रकार मेरी तरफ ऐसे देखते थे जैसे योगेंद्र जी हमें पता है आप अपनी पार्टी के लिए झूठ बोल रहे हो। मेरे से कहते थे योगेंद्र जी आप तो पहले सेफोलॉजिस्ट होते थे, आप तो बड़ी अच्छी बातें करते थे, आप तो निष्पक्ष होते थे। उनके चेहरे पे लिखा होता था लेकिन आज आप झूठ बोल रहे हो। तब मुझे लगता था कि अगर संयोग, क्यों हम तो एक एक आंकड़ा अपना सही दे रहे थे, और तब डर मुझे लगता था कि अगर किसी भी संयोगवश कुछ दूसरी चीज हो गई तो ये सारे लोग बोलेंगे देखो इस आदमी ने राजनीति में आते ही झूठ बोलना शुरू कर दिया। उसका डर जरूर लगता था। और आज उस मायने में केवल इतना संतोष है, भविष्यवाणी सही नहीं थी हमारी, बहुत है, किसी की भी सही नहीं थी, हमारी भी सही नहीं थी। मैं ऐसा दावा नहीं करना चाहता, मुझे लग रहा था कि हमें तो 38 से ज्यादा सीटें आएंगी, लेकिन आज कम से कम, और हमने कहा था कि अरविंद केजरीवाल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आगे हैं, सारे पत्रकार मुस्कुराते थे देख के कि ठीक है कर लो प्रचार, ये तो आप झूठ बोल रहे हो। इतना संतोष है कि झूठ नहीं बोला। आज कम से कम उन लोगों ने आके कहा कि योगेंद्र जी हमें लगा था आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ नहीं बोल रहे, इसकी तसल्ली है। सामना इसका कैसे किया? बार बार किशन पटनायक को सोच के, किशन जी के साथ में रहा, किशन जी से इतना सीखा, इतना कुछ पाया, और एक नैतिक विश्वास कि राजनीति एक नैतिकता से की जा सकती है, ये विश्वास किशन जी से ग्रहण किया। योगेंद्र जी, एक और बात पूछना चाहता हूं कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट के नाते आपने बहुत अध्ययन किया है, रिसर्च किया है, पढ़ाया है, वो सारा आपका अभ्यास जो है वो, और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, क्या पाया आपने, क्या अनुभव था? सच बताऊं तो ये पाया कि मुझे कुछ नहीं आता था। ये जो इतना हम्बलिंग एक्सपीरियंस रहा ये आने पे, लोग कहते थे योगेंद्र जी वो आपको तो पता ही होगा पालम कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इतने पहाड़ी वोटर हैं। मैं कहता था एक्चुअली मुझे पता नहीं, मुझे तो इतना ये सब डिटेल्स पता नहीं। फिर किसी ने कहा योगेंद्र जी वो जो पोलिंग स्टेशन पे जो होना चाहिए जो एजेंट,
वो क्या उसी बूथ में वोटर होना चाहिए, उस बूथ के बाहर? मैंने कहा भैया मैं पढ़ के बता दूंगा, मुझे पता नहीं है। ऐसी ऐसी कितनी घटनाएं हुई और मेरे लिए ये एक सुखद एहसास था कि मुझे कितना कम पता है। ये जो हम लोगों का कुछ किताबें पढ़ के बन जाता है अहंकार की हमें राजनीति आ गई। पिछले 10 महीने आप यूं समझिए कि मैं कई तरह की मिसाल देता रहता हूं। मैं कई बार कहता हूं कि आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, आप बड़े एमएस डॉक्टर हैं, अपनी क्लिनिक चलाते हैं और फिर आपका भांजा आके कहता है कि मेरे घुटने में चोट लग गई, मुझे कुछ बताओ, आप तो डॉक्टर हो ना। और तब आपको लगता है कि दरअसल मेरी स्थिति तो दूसरे व्यक्ति से कोई अलग है नहीं। और यही मैंने पिछले 10-12 महीनों में सीखा कि मेरे पार्टी के कई साथी जिनके पास कोई सेफोलॉजी नहीं है, कोई पॉलिटिकल साइंस नहीं है, उन्हें राजनीति के बारे में कितना कुछ आता है और मेरे जैसे विशेषज्ञ को कितना कम आता है। तो नए सिरे से सीखा और ये सुखद एहसास है। सुखद इसलिए है कि जहां आपको बैठ के दोबारा 1, 2, 3 का पहाड़ा देखना पड़े, मुझे इसमें बड़ा मजा आता है किसी चीज को बिल्कुल नए सिरे से सीखना, इस एहसास और जानकारी के साथ कि मुझे कुछ नहीं आता। तो पिछले 12 महीने में मैंने राजनीति के बारे में इतना कुछ सीखा जो कुछ नहीं आता था। 2-4 जगह पे ये हुआ कि हाँ जो आता था उसका मैं कुछ इस्तेमाल कर पाया, सर्वे के बारे में और इन सब चीजों के बारे में। अन्यथा राजनीति शास्त्र की इतनी किताबें हैं जो लिखी जानी बाकी हैं, राजनीति शास्त्र के इतने सब डिसिप्लिन है जो बनने बाकी हैं, ये एहसास मुझे हर रोज होता था। एक और एहसास होता था जो शायद राजनीति शास्त्र से जुड़ा नहीं है, लेकिन चूंकि आप बात को एक अंत की तरफ ले जा रहे हैं तो वो मैं कहूं, हर सुबह मुझे एहसास होता था कि कितना बड़ा अवसर है। वो जो पिछले 5 दिन में और गहरा गया है वो एहसास, हर रोज ये एहसास होता था कि कितनी बड़ी एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है जिससे हम गुजर रहे हैं। और हर शाम को ये एहसास होता था कि हम लोग जिसे मौका मिला है इतने छोटे हैं, बुद्धि में, मन में, अपनी संकल्प में। और इसीलिए निखिल भाई आपके कार्यक्रम के थ्रू मैं जानता हूं महाराष्ट्र के इस विचार के बहुत लोग आपके कार्यक्रम को देखते हैं। मैं आप सबके जरिए ये कहना चाहता हूं, ये बहुत बड़ा अवसर है और इस अवसर को संभालने वाले आम आदमी पार्टी के लोग बहुत छोटे लोग हैं। आप हमारे साथ जुड़िए, हमारी बुद्धि के छोटेपन को, हमारे मन के छोटेपन को, हमारे संकल्प की कमी को आप जोड़िए। ये देश का अवसर है, सिर्फ आम आदमी पार्टी का नहीं है। योगेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे इंटरव्यू के लिए। एक दिन मुझे याद है आपने कहा था कि राजनीति तो बहुत सुंदर चीज है। आपके साथ बात करते हुए ये लगता है कि राजनीति सचमुच सुंदर हो सकती है, सुंदर बन सकती है और युगधर्म भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद निखिल भाई।